पिछले क्लास में यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 में हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कर रहे थे और वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी बना लिए थे। आज हम लोग आगे के टॉपिक्स को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइंस में ही, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस काफ़ी लंबा टॉपिक है, अभी स्ट्रेट लाइन खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अभी बहुत कुछ है हमें देखना है। सो चलिए, जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है टू फाइंड the point of intersection of two given straight line a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको दो स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है जिनका इक्वेशंस आपको इस तरह से दिया हुआ है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्म में डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है फर्स्ट डिग्री का एक्स और वाई में। सो द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये पता है, तो किसी भी फॉर्म में इक्वेशन दिया, स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन दिया हो, इस फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो चलिए इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस आपके पास दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो जो पॉइंट है जहां पे दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब x और y में दो इक्वेशन है हमारा, साइमल्टेनियस इक्वेशन से दो फर्स्ट डिग्री में। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करके हम x और y के वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए कैसे? बाय यूजिंग, मैंने ये मेथड आपको बताया हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आई थिंक ये आपको आपके जूनियर क्लासेस में भी पढ़ना है, तो ज़रूरत नहीं है, आपको आना चाहिए ये। अगर नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, नहीं, सबसे पहले एक काम करना है हमें, थोड़ा सा माफ़ करिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो उस पॉइंट को पहले कुछ मान लेते हैं। लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 1 and 2। अगर इसको फिगर से समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास ये आपका एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y, ये ऑरिजिन। सपोज दैट कि आपका एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका है P, ये है L और इसको मान लेते हैं M। सो डेफिनेटली P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस PL एंड PM। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x1 और y1, ठीक है, वही मैंने लिख दिया यहां पे। Let P x1 y1 be the point of intersection of the lines 1 and 2. Suppose PL and PM, ये ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको इस फिगर से थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, बस इसकी कोई जरूरत है नहीं, फिर भी मैं दिखाने के लिए लिख दे रहा हूं आपको। Suppose PL and PM represents lines 1 and 2 respectively,
ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है किस चीज की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है, चलिए नाउ क्लियरली अब x1 y1 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि कॉमन पॉइंट है इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि P जो है इस वाले स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस वाले स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहा है, यानी कि P इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ ऑफ दीज लाइंस। दैट मीन्स the coordinates of P, that is x1 and y1, satisfies both the equations here. ठीक है, clearly P x1 y1 is the common point of lines 1 and 2. Therefore its coordinates satisfies both the equations. Therefore a1 x1 plus b1 x1 नहीं, बस x माफ करिएगा, b1 y नहीं, यहां पे तो x1 और y1 आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा ना, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x2 प्लस b2 नहीं भाई 2 तो है ही नहीं, 1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बस x1 और y1 है, क्योंकि x1 y1 कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस पे, इसलिए। चलिए, आदत हो गई है x1 y1 और x2 y2 की, तो इसलिए कभी कभी वैसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलिए, सो x1 एंड y1 इज द कॉमन पॉइंट ऑन बोथ ऑफ दीज लाइंस, इसलिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो हम यहाँ पे x और y के जगह x1 और y1 दोनों इक्वेशंस में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए, हमें फाइंड करना है x1 और y1 को, इसलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट x1 बाई, इसको ढक लेंगे, क्या हो जाएगा b1 c2, यहां पे c2 था इसलिए, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y1 बाई, इसको ढक लेंगे और इस तरह शुरू करेंगे, एक बार इस तरह एक बार इस तरह, a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा, इसको ढक लेंगे और इसको ढकने के बाद हमें क्या मिलेगा, a2 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब रेशियो आपने पढ़ा है, Therefore जब x1 बाई दिस को 1 बाई दिस के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 एंड उसी तरह y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारा x1 और y1 जो है कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट P का, जो कि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स है, वो कोऑर्डिनेट्स हमें यहां पे मिल गया। सो इस तरह से हम लोग किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, आसानी से फाइंड आउट आप कर लेंगे। चलिए,
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमको काफी कुछ दिखा सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। ये तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ये तो आप फाइंड आउट कर लेंगे आराम से कि अगर इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस दिया हुआ है, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स पूछा जा रहा है, तो आप इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर आपको याद होगा तो जो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस होता है, मान लीजिए ये थीटा है, दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल, तो क्या होता है ये tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, या यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है उस फॉर्म में अगर लिखना चाहें a1 या a1 b1 और a2 b2 के फॉर्म में, तो क्या होता है हमारा a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। यही होता है ना थीटा, tan थीटा, दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल। अब हमने देखा है कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के, जैसे कि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने इस तरह से फाइंड कर लेंगे, कोई हमारे पास दिक्कत यहाँ पे है नहीं, हमने ये देखा है, पढ़ा है पहले। नाउ हमने देखा था कि जब इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का स्लोप बराबर हो जाता था, दैट इज व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, उस केस में ये दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या होते थे, पैरेलल। तो यहां से कंडीशन क्या होता था कि अगर a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है। यही होता था ना। अब यहां से जरा देखिए, अगर a1 b2 यानी कि यही चीज, सेम यही चीज, इसी को लिख सकते हैं ना साइन चेंज करके, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, सेम चीज है। सो अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि अगर ये 0 के बराबर है तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। और यहां से हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये चीज 0 हो जाए तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और y1 भी इन्फिनिटी, क्योंकि कोई फाइनाइट क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे 0 से तो हमें इन्फिनिटी मिलता है। अनडिफाइंड, एक अनडिफाइंड टर्म इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो x1 भी इन्फिनिटी हो जाएगा इस केस में और y1 भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या बताता है, पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ही है, यही होता है कि टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन ऑन अ सेम प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर व्हेन दे इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। अब जाके आप ढूंढते रहिए इन्फिनिटी, मतलब एक साफ सुथरा डेफिनेशन ये है कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे टिपिकली। सो यहां से हमें ये भी पता चलता है कि अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्फिनिटी पे है तो वो दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सो नोट, इफ द point of intersection of two straight lines are at infinity, then they are parallel to each other। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम ये भी जान सकते हैं, अगर दो स्ट्रेट लाइंस है
दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करके हम ये भी जान सकते हैं कि वेदर दोज टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको स्ट्रैटेजी बनाने में ये काफी काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको याद रखना है, होप आपको याद रहेगा ये। और ये फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करके आप हमेशा से इसको फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन दिया हो, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टिपिकली। चलिए अच्छा, मान लीजिए आपको 3 स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रूव करिए कि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसका कंडीशन क्या होगा, इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि अगर किसी भी 3 स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन दैट दीज 3 स्ट्रेट लाइंस मीट इन ए पॉइंट, उसी कंडीशन के बारे में हम अभी देखेंगे। To find the condition that 3 straight lines meet in a point। अब ये फाइंड करने के 3 तरीके हैं, बट दो जो इसका तरीका है वो काफी आसान है, तीसरा वाला किसी काम का नहीं है, तो हम लोग उन्हीं 2 मेथड्स के बारे में जानेंगे। आसान है, बहुत ही इजी है। चलिए भाई देखते हैं। लेट द 3 स्ट्रेट लाइंस बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 is equal to 0, 1 2 3। अब कंडीशन क्या होगा, 3 स्ट्रेट लाइन है और ये पूछा जा रहा है कि तीनों स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है या नहीं है, वो कंडीशन फाइंड करना है। तो अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, यानी कि उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज ए कॉमन पॉइंट फॉर ऑल दीज 3 स्ट्रेट लाइंस, तीनों पे लाई करेगा। चलिए लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। मान लेते हैं कि x1 और y1 जो है 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देन अगर 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1, देन x1 y1 इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसा मैंने कहा था, अगर आपको नहीं पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बाय सॉल्विंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वी गेट x1 डिवाइडेड बाई क्या, x1 डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 is equal to y1 divided by a2 c1 minus a1 c2 is equal to c1 divided by c1 नहीं 1 करिएगा, 1 divided by
A1 B2 माइनस A2 B1 यही मिलेगा। इसलिए x1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1 एंड y1 क्या मिलेगा आपको A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 1 और 2 का। अगर ये पॉइंट x1 y1 इन तीनों का पॉइंट इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स x1 और y1 जो ये पॉइंट है ये इस लाइन पे भी लाई करेगा। चलिए नाउ if x1 y1 is the point of intersection of 1, 2 and 3 तीनों स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूं, then these coordinates must satisfy equation 3 बिकॉज अगर ऐसा है तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट होगा इन तीनों स्ट्रेट लाइंस का। देन इसलिए अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो x1 और y1 इस पे भी लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर a3 x1 प्लस b3 y1 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x1 कितना है a3 इंटू x1 कितना है आपका b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b3 इंटू y1 कितना है a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a3 b1 c2 माइनस a3 b2 c1 प्लस a2 b3 c1 माइनस b3 a1 c2 प्लस a1 b2 c3 माइनस a2 b1 c3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि a1 b1 नहीं, चलिए इतना लेंदी इसको नहीं करता हूं क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो ये फॉर्मूला आपको याद करने में दिक्कत होगी। सो दिस इज द कंडीशन, ये आपका कंडीशन है। इस कंडीशन को आप यहीं तक करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये कंडीशन आपको इसी तरह से करके छोड़ सकते हैं, बट ये फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आसान तो होगा नहीं इसको याद रखना। तो अगर आसान नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक दूसरा भी मेथड है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में। ठीक है, तो उसी के बारे में देखेंगे और उसी को याद रखेंगे। ये तो हो गया कि आपका ये एक आपको दिखाने के लिए मैंने कर दिया कि अगर ऐसा कंडीशन निकालना है कि तीनों स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए और ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है तो कुछ भी नहीं है उसमें। a1 कॉमन आएगा,
a1 के साथ ब्रैकेट में कुछ आएगा, फिर प्लस b1 कॉमन आएगा, उसके साथ ब्रैकेट में कुछ आएगा, फिर प्लस c1 कॉमन आएगा, उसके साथ में ब्रैकेट में कुछ आएगा। बट दिस इज नॉट समथिंग वी वांटेड। ठीक है, ये वो चीज नहीं है जिसको हमें देखना है या जिसको हमें पता करना है। अगर और आपको इसको छोटा करके लिखना है तो चलिए लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यहां a1 है और यहां a1 है, तो यहां से और यहां से a1 कॉमन निकालिए तो कितना आएगा, b2c3 माइनस c2b3। उसके बाद प्लस यहां पे b2 है और कहां पे b2 और कहीं भी है b2, a1 हो गया और अब b1, a1 हो गया, अब b1 ढूंढिए। b1 कहां कहां है, यहां पे b1 है और b1, यहां पे b1 है, तो इन दोनों जगह से आपको b1 कॉमन लेना है, तो आ जाएगा a3c2 माइनस a2c3। अब आपको c1 ढूंढना है कि c1 कहां पे है। c1 एक यहां पे c1 है और कहां है c1, और c1 यहां पे है, तो यहां से और यहां से c1 कॉमन लीजिए, आपका कितना आ जाएगा a2b3 माइनस a3b2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये कंडीशन फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, बट इसको याद रखने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन कि तीन स्ट्रेट लाइंस जिनका इक्वेशंस दिया हुआ है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, बट जैसा कि मैंने कहा, इसी को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर इस तरह से तीन इक्वेशन दिया हुआ है तो जब x और y को हम लोग हटाते हैं तो हमें कौन सा कंडीशन मिलता है, डेफिनेटली ये वाला कंडीशन मिलता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसको इसी तरह तो लिख सकते हैं ना। देखिए a1 यहां से डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, a1 लेंगे तो इस रॉ को और इस कॉलम को ढकेंगे, क्या आएगा b2 c3 माइनस c2 b3। ठीक है, उसके बाद माइनस b1 कॉमन लेंगे, माइनस b1, तो इस रॉ को और इस कॉलम को ढकेंगे तो क्या आएगा a2 c3 माइनस a3 c2। इसी में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चीज आ जाएगा c2 a3 माइनस a2 c3, बस माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा। उसी तरह c1 इंटू दिस थिंग, तो इसी को हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी तीन इक्वेशन दिया हुआ है और ये आपसे पूछा जा रहा है कि कंडीशन फाइंड करिए कि तीनों स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के बना देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, आपको याद होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से पहले लिख देता हूं ताकि आपको रफ ना लगे। ये कर लिया होगा आपने, चलिए इसके नीचे दैट इंप्लाइज, चाहे ऐसे लिखिए, दिस कैन बी written in determinant form as a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 c3 is equal to 0. This is the required condition that three straight lines whose equations are given as above meet in a point. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। इसको याद रखने में कुछ नहीं है, आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशंस का जो एकदम सीरियल वाइज, सीरीज वाइज जो कोफिशिएंट दिया हुआ है x1 x और y का, उसी को बस आपको लिख देना है।
और 0 से बराबर कर देना है डिटर्मिनेंट को, और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिएगा तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं छोटा सा। चलिए ये प्रॉब्लम एक लेते हैं। शो दैट द 3 straight lines 2x माइनस, इक्वेशन को मैं सजा देता हूं ताकि 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 मीट इन ए पॉइंट, मीट इन ए पॉइंट। ठीक है भाई, अब जब 3 इक्वेशन था और ये कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि वो कंडीशन पता करिए, फाइंड करिए कि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, तो वो कंडीशन क्या होता था? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो तीनों स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, दैट इज तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेम होगा। तो यही कंडीशन वी हैव। कैसे इसको शो करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करिए कि 0 हो रहा है। तो a1 कितना है? 2 माइनस 3 5, 3 4 माइनस 7 9 माइनस 5 और 8। सॉल्व करते हैं। 2 इस रॉ इस कॉलम को ढकेंगे, 32 माइनस 35 प्लस 3 इसको और इसको ढकेंगे, 24 प्लस 63। ठीक है, मैंने इक्वेशन सही लिखा है ना? 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन सही है। उसके बाद प्लस 5 इसको और इसको ढकेंगे, माइनस 15 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा हमारा? माइनस 6 प्लस इसको और इसको जब ढक रहे थे तो इसको ढक रहे थे तो क्या मिल रहा था? 24 और प्लस 63। ठीक है, तो आ गया 3 इंटू 4 3 7 6 2 8 माइनस 6 और 5 11 3 1 4 1 5 इंटू 5। ठीक है भाई, माइनस 6 प्लस 21 24 2 26 माइनस 5 55 हो गया। ये 255 माइनस 255, ये और ये कट के 0 हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, दैट मीन्स यस, इसलिए द 3 गिवन स्ट्रेट लाइन्स मीट इन ए पॉइंट। हो गया, प्रूफ हो गया। तो बस यही करना है आपको, यही कंडीशन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नहीं, पहले कुछ एक और थ्योरम हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं।
यहां पे देखते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द straight line which passes through the point of intersection of two straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2. कह रहा है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करे. मान लेते हैं, लेट x1 y1 be the coordinates of the point of intersection of the given straight lines. x1 और y1 मान लेते हैं कि जो दोनों स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 1 और 2, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो आप आसानी से x1 और y1 का कोऑर्डिनेट तो x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट्स है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. चलिए, अब इस पॉइंट से होके कोई स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, इसलिए एनी स्ट्रेट लाइन passing through the point x1 y1 is क्या होता है, y minus y1 is equal to m into x minus x1. That's it. Where m is the slope of the line. जिस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं तो m का मतलब आपको पता है. So this is the required equation. यही इक्वेशन होता है इसका रिक्वायर्ड. अब एक और तरीका है जिससे कि इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एक और तरीका है और वो भी इंपॉर्टेंट तरीका है, इसलिए उसको भी याद रखना जरूरी है यहाँ पे. चलिए, दिस इज वन मेथड टू फाइंड आउट द इक्वेशन. अब इससे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम इससे बना सकते हैं. बट जो वो दूसरा वाला मेथड है, कभी कभार वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसलिए उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये पहला मेथड है. दूसरा मेथड, इसको इरेज कर देता हूं और साफ से बनाता हूं. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन एज यू सी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी अदर मेथड. इसको मिटा दिए. चलिए इसको लिख देता हूं, a1x प्लस a2x plus this. Let x1 y1 be the coordinates, वही चीज लिख रहा हूं, और the point of intersection of 1 and 2. Therefore a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is equal to 0 and a2 x1 plus b2 y1 plus c2 is equal to 0. ये तो आप सबको समझ में आ रहा है, हम लोग अभी करते आ रहे हैं. तो हमें फाइंड करना है एक ऐसे इक्वेशन को जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करे. कैसे होगा भाई?
बड़ा आसान है। नाउ अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करें, इतना तो तय है कि दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर कुछ इस तरह का इक्वेशन हो, सपोज एन इक्वेशन, चाहे इस तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाइए। इट इज क्लियर दैट, अब ये तो क्लियर है कि ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि x1 y1 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नाउ द पॉइंट ऑफ intersection is also, चाहे इसको इस तरह से लिखिए, now the coordinates x1 y1, which is definitely the point of intersection of these two straight lines, as you see here, the coordinates x1 y1 is also satisfies the equation a1x plus b1y plus c1 plus lambda into a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 for some arbitrary कांस्टेंट लैम्डा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं कोई दो इक्वेशन मानते हैं थोड़ा। एक इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। अब दूसरा इक्वेशन मानते हैं हम लोग यहां से 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब पूछा जा रहा है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है। समझिएगा थोड़ा इसको ठीक से, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 4y प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसा हमें मिलेगा। लेकिन किसी भी दो इक्वेशन को हम क्यों कैसे जोड़ दें, किसी भी दो इक्वेशन को तो हम नहीं जोड़ सकते हैं ना, बट इसमें अगर कुछ हम सुधार करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, उस तरह का कोई सुधार। क्या इस इक्वेशन को एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के कांस्टेंट जैसा कि लेम्डा है, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो देखिए, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन होके गुजर रहा है, थोड़ा सा इसको एक मिनट पहले इसको थोड़ा सा फिगर से समझिए आप। ये मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, ये दोनों गिवन स्ट्रेट लाइंस है 1 और 2, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से होके एक लाइन पास कर रहा है और इसी का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा फॉर सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेम्डा, लेम्डा जहां की कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखा था, इस तरह का इक्वेशन हम लिखते हैं फिर से, चलिए 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, शायद यही लिखा था मैंने। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, मान लेते हैं ये है हमारा x1
और y1। तो ये x1 y1 दोनों को सेटिस्फाई तो करेगा, इतना तो तय है। चलिए देख लेते हैं। तो सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा 2x1 माइनस 4y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x1 प्लस 5y1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से x1 y1 का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लगा के एक ऐसा इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बट इस मेथड का क्या, ये क्या चीज कह रहा है, हमें ये समझना है अल्टीमेटली कि भाई ये क्यों उस लाइन के इक्वेशन को दर्शाएगा जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करेगा। सबके दिमाग में यही चल रहा होगा। देखिए क्यों पास करेगा। अब मान लीजिए कि कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई एक लेमडा ऐसा कांस्टेंट है जो कि 2x माइनस 4y प्लस 3 प्लस एक लेमडा और यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ध्यान दीजिए, अब ये एक इक्वेशन है, डेफिनेटली दोनों को हमने जोड़ा है, और लेमडा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कराता है हमें। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है एक फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। सबसे पहले x और y में फर्स्ट डिग्री का ही तो इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो ये कि ये एक स्ट्रेट लाइन को दर्शा रहा है। अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट्स इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये कोऑर्डिनेट्स इसको भी सेटिस्फाई करेगा, राइट, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या यही कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? हाँ, अब यहां पे कैच ये हो जाता है कि लेमडा को हमें इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है कि भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करवा ही देगा। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं, लेमडा एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। इसीलिए ये जो है एक ऐसा इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री का जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा है। अब समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए ये ऐसा इक्वेशन है कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, जहां की लेमडा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर लेमडा को हटा दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, फिर लेमडा रहना चाहिए। लेमडा वो वैल्यू है जो कि ये फुलफिल करवा रहा है, और चूंकि ये पॉइंट इसको और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए दिस इज एन इक्वेशन for some arbitrary constant lambda which passes through this point x1 and y1. ठीक है, for some arbitrary constant lambda, therefore clearly अगर अभी प्रॉब्लम बनाऊंगा तो ये साफ क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। इसको मान लीजिए हम 3, clearly 3 is an equation of 3 is an equation of the first degree in x and y. 3 is an equation of the first degree in x and y, and hence it is the equation of the straight line. It is the equation of the straight line required. ठीक है, for some arbitrary constant lambda, for some arbitrary constant lambda. lambda बहुत जरूरी है क्योंकि lambda ही ये सब कुछ करवा रहा है हमें। अभी प्रॉब्लम बनाएंगे तो हमें ये पता चलेगा। ठीक है, इसको करिए।
हाँ, एक प्रॉब्लम मिल गया इससे, वो प्रॉब्लम को बनाते हैं। अब ध्यान, एक चीज आपको याद रखिए, ये बहुत लग रहा होगा आपको कि यार ये कैसे हो गया। भाई देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x1 y1 अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये और ये तो हो रहा है। अब लेम्डा एक ऐसे कांस्टेंट को हमने चुना जो कि भाई सबसे पहले तो ये, चूंकि इसको और इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इस स्ट्रेट लाइन का है और ये एक्सप्रेशन जो है इस स्ट्रेट लाइन का है, तो इस पूरे इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट तो सेटिस्फाई करेगा हमारा। लेकिन यहां लेम्डा भी है, ये सब कुछ लेम्डा करवा रहा है। लेम्डा वो कांस्टेंट है जो कि कोई भी दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है और किसी और तीसरे स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो लेम्डा वो चीज है जो कि उस कंडीशन को भी फुलफिल कराएगा। सो दैट इज व्हाई दिस लेम्डा, लेम्डा एक ऐसा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो कोई भी गिवन कंडीशन हो, कोई भी दूसरा भी कंडीशन हो, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को छोड़ के उसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए ये लेम्डा यहां पे दिया गया है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ये सम को तो कर ही रहा है ना भाई, सिंपली इसको जोड़ेंगे तो करेगा ही, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, तो जब जोड़ेंगे फिर भी तो जीरो ही आना चाहिए। बट लेम्डा क्यों रखा गया है? कोई दूसरा कंडीशन रहे और भी कोई कंडीशन दिया हो कि मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पास कर रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे, जीरो आ जाना चाहिए। बट अब आपसे कह रहा है कि भाई इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर ही रहा है, किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो दिस लेम्डा is going to fulfill that condition as well for this straight line, for the required straight line। इसीलिए ये लेम्डा को रखा गया है यहां पे, आप समझ रहे हैं आप? तो ये एक दूसरा मेथड है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 3 is the equation of the first degree in x and y and hence it is the equation of the straight line required for the arbitrary। चाहे इसको और भी थोड़ा अच्छे से लिखना है आपको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। स्ट्रेट लाइन, और क्लियर कर दूं मैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ intersection of 1 and 2। ठीक है, और ये भी लिख लीजिए, ऑल्सो लेम्डा कैन fulfill any other condition as well। कोई दूसरा कंडीशन है उसको भी ये फुलफिल करेगा। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मेथड, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, चलिए यहां पे मैंने x1 y1 सब्स्टिट्यूट नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि लेम्डा ये सब कुछ करवा दे रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि x1 y1 यहां से दिख रहा है कि इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो भाई अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो ये तो होगा ही, बट लेम्डा जैसा मैंने बताया कि किस कारण से लेम्डा यहां पे अटैच किया गया है। चलिए देखिए अब, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, 2x माइनस 3y प्लस माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x नहीं 2x ही था प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
थोड़ा सा इसको और थोड़ा लंबा करते हैं। अब पूछा जा रहा है आपसे कि एक ऐसा इक्वेशन निकालिए किसी स्ट्रेट लाइन का जो दोनों स्ट्रेट लाइन के इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करे। तो पहला तो आपका ये है कि अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा निकालिए इसका, क्या हो जाएगा, x बाई -28 -15 इज इक्वल टू वाई बाई 6 -14 इज इक्वल टू 1 बाई 10 + 8, यानी कि x इज इक्वल टू 8 5 13 5 2 7 1 8 माइनस और ये 18 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7/18। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों का। अब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि इनसे होके पास करे, मान लीजिए ये x1 y1 था हमारा, तो ये x1 y1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट से यानी कि x1 y1 से होके पास करे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, तो हो जाएगा y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। ध्यान दीजिए इस लेम्डा के बारे में समझने के लिए। अब जो है आप यहां पे y1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट इस m का क्या, m तो स्लोप है, इसको भी तो आपको फाइंड करना होगा ना, तभी तो आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल पाओगे जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके क्रॉस कर रहा है। उसी लिए इस लेम्डा को यहां दिया गया है। अगर ये लेम्डा नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके और 0 कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई हो गया इक्वेशन। ऐसे तो नहीं होगा, यहां पे आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि आपको फाइंड करना है, इस जगह भी इस m को। सो उसी तरह जब ये इक्वेशन को हम देखते हैं तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, यानी कि इस इक्वेशन को उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को होने के लिए जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है, ये लेम्डा जरूरी है। क्योंकि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें पता है कि क्या होगा, यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे, बट ये कांस्टेंट वो चीज है जो कि उस लाइन के एक और कंडीशन को फुलफिल करवाएगा, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो उसको ये फुलफिल करवाएगा। इसीलिए ये लेम्डा दिया हुआ है। जैसे कि यहां पे ये स्लोप एक कांस्टेंट है, इसको आपको निकालना पड़ेगा ना, तभी तो इस स्ट्रेट लाइन, इस पूरे स्ट्रेट लाइन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप ही नहीं निकालेंगे तो आपको कैसे सर्टेनली पता चलेगा कि लाइन किस तरह से डायरेक्टेड है। इसीलिए ये लेम्डा इतना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जब इनको जोड़ रहे हैं हम तो लेम्डा को यहां दे रहे हैं, और तभी जाके जब तक इस लेम्डा को नहीं फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तब तक हम उस इक्वेशन को नहीं प्रॉपरली फाइंड कर सकते हैं, उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करेगा। इसीलिए ये लेम्डा का इतना महत्वपूर्ण है, दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेम्डा। यहां पे m वो कांस्टेंट था, यहां पे लेम्डा वो कांस्टेंट है, इसीलिए। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं एक तरह के, लेकिन वो आपको वो वाला इक्वेशन नहीं देगा। दोनों को जोड़ने पे आपको वो थोड़ी ना, आपको किसी भी दो स्ट्रेट लाइन को आप जोड़ देंगे तो कोई भी, आप मान लीजिए इन दोनों को जोड़ दिया आपने तो आपको मिल जाएगा 2 2 4x माइनस प्लस y और 7 3 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ी ना उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है। डेफिनेटली ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, कहां से जा रहा है। हमें वो कंडीशन चाहिए, उस तरह का कंडीशन चाहिए which shows the equation of that particular straight line which passes through the point of intersection of these two straight lines। और इसीलिए ये लेम्डा यहां पे दिया जाता है। ठीक है, अब ये लेम्डा इसको उस तरह से इस इक्वेशन को बनाएगा जो कि प्रॉपरली इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करेगा, और उस स्ट्रेट लाइन का कोई और भी कंडीशन होगा उसको भी फुलफिल करवाएगा। इसीलिए लेम्डा दिया जाता है, और इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम ले रहा हूं, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर थ्योरम में तो आप मेरे से दोबारा पूछिए, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, डोंट स्किप इट। चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग।
find the equation, find the equation to the straight line which, अब यहां से उसके बारे में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, which passes through the point of intersection of the straight lines 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. ठीक है, and is perpendicular. हमेशा एक और कंडीशन तो दिया ही होगा, या तो स्लोप फाइंड करने के लिए, नहीं तो उस लेम्डा को फाइंड करने के लिए। क्योंकि देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जब फाइंड करते हैं तो हमेशा हमें एटलीस्ट 2 कांस्टेंट तो फाइंड करना ही होता है। आपको मैंने बताया था ना कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करना है एकदम सही से, उसके फिक्स पोजीशन को पता करना है, तो या तो उसके डायरेक्शन को और किसी एक पॉइंट को जो कि उस पर लाई कर रहा है उसको आप पता करें, नहीं तो कोई भी 2 पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे आप पता करें, तभी आप उस स्ट्रेट लाइन के फिक्स पोजीशन को पता कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अब ये एक तो कंडीशन हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करें, लेकिन एक और कंडीशन होगा ना, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास कर सकते हैं, बट देयर इज वन स्ट्रेट लाइन विच इज स्पेशल एंड उस कंडीशन इज डेफिनेटली प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन and is perpendicular to the straight line 6x minus 7y plus 8 is equal to 0। बड़ा आसान है ये। अब यहां से समझते हैं, सबसे पहले पहला वाला मेथड को लेते हैं कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पता कर लेते हैं। लेट x1 y1 be the point of intersection of the straight line 1 and 2. Then 2x1 minus 3y1 plus 4 is equal to 0 and 3x1 plus 4y1 minus 5 is equal to 0। इसलिए x1 by 15 माइनस 16, y1 बाई 12 प्लस 10, 1 बाई 8 प्लस 9, इसलिए x1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 17 और y1 इज इक्वल टू 22 बाई 17। ठीक है, x1 आ गया माइनस 1 बाई 17 और y1 आ गया 22 बाई 17। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि इससे होके पास करे, इस पॉइंट से होके पास करे, वो क्या होगा, y माइनस y1, थोड़ा लिख लेते हैं, इसलिए द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 कितना है आपका 22 बाई 17 और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1 बाई 17 प्लस 1 बाई 17, क्योंकि यहाँ माइनस साइन पहले से है अवेलेबल। सो अब हमें m भी तो फाइंड करना होगा ना, ये कांस्टेंट हमें फाइंड आउट कर, ऐसे ही तो आप इक्वेशन को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें उस स्ट्रेट लाइन का फिक्स पोजीशन ही नहीं पता चलेगा कि भाई हाँ वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो होके पास कर रहा है, बट कौन सा लाइन है वो, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रेट लाइन्स एज आई सेड कि वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करे। लेकिन ये वाला स्ट्रेट लाइन हमें निकालना है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर है अगर, सिंस अगर परपेंडिकुलर है, इतना नहीं लिख रहा हूं मैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये m
यानी कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, इसलिए m इंटू इसका स्लोप क्या हो जाएगा 6/7, यही स्लोप होगा ना इसका, इज इक्वल टू -1, दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू -7/6। ठीक है, देख लीजिए आप ना यहाँ से -7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6x -8, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6/7x माइनस +8/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वही 6/7 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट इतना है, m आ गया आपका -6/7। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, y -22/7 इज इक्वल टू -7/6 इंटू एक्स प्लस 1/17, यहाँ पे 22/17 है। चलिए 17y -22/17 इज इक्वल टू -7/6 इंटू 17x प्लस 1/17। ये 17 और ये 17 कैंसिल हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करिए आप, तो 6 इंटू 17y -22 इज इक्वल टू -7 इंटू 17x प्लस 1। ठीक है, अब आप निकाल लेंगे आसानी से। चलिए, तो यहां से ये इक्वेशन हमारा इस स्ट्रेट लाइन का आ जाएगा, निकाल लेंगे तो। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 102 17 6 जा y माइनस 132 इज इक्वल टू 49 माइनस होगा यहाँ पे -7। ठीक है, यहाँ y अटैच कर दीजिए तो हो गया 102y प्लस 119y माइनस 132 में से 7 चला गया तो 125 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया। देख लूँ मैं थोड़ा, हाँ 119y 119x है, 119, ओहो यहाँ पे x होगा ना ये, तो 119x और प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका आ गया। अब लेमडा वाले मेथड से अप्लाई करते हैं इसको और देखते हैं कि उससे किस तरह से आएगा, और यहीं पे आप समझ जाएंगे कि लेमडा क्यों लिया गया था। चलिए द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिखेंगे इसको, एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होके पास करेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ intersection of 1 and 2 is 2x minus 3y plus 4 plus lambda, याद करिए इक्वेशन, इंटू 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 for some arbitrary constant lambda। इसलिए इसको x और y में सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स माइनस 3, तो हो जाएगा यहाँ पे है, यहाँ से ये नहीं, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 लेमडा इंटू वाई, उसके बाद हो जाएगा प्लस 4 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, सिंस अब आपको पता चलेगा कि लेमडा क्यों, ये भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये वाला, जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास करेगा। तो
इस तरह के तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होंगे, बट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा देयर इज वन पर्टिकुलर स्पेशल लाइंस हुज पोजिशन एंड डायरेक्शन इज नोन क्लियरली। तो लेमडा को ही हमें फाइंड करना है। तो अब लेमडा को कैसे फाइंड करेंगे? अब कहा गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्पेशल लाइन है, ये इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, दिस सिंस दिस स्ट्रेट लाइन इज perpendicular to 6x minus 7y plus 8 is equal to 0, therefore the slope of this line and this line is equal। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा भाई आपका? इसका स्लोप हो जाएगा 2 plus 3 lambda by 3 minus 4 lambda, और इसका स्लोप जैसा कि आप सबको पता है क्या हो जाएगा इसका स्लोप? 6/7 इज इक्वल टू -1, राइट। अब यहां से आप लेमडा नहीं फाइंड कर सकते हैं, चलिए लेमडा को फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 12 + 18 लेमडा, और ये हो जाएगा 21 - 28 लेमडा। ये हो जाएगा आपका कितना? 10 लेमडा। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? ये माइनस पहले से ठीक है, माइनस माइनस उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो ठीक है, और ये इधर -1 है ना, तो ये माइनस और ये प्लस, -1 है यहाँ पे। चलिए, तो ये हो जाएगा 10 लेमडा, इधर जाएगा तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा कितना आपका? इज इक्वल टू 33। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका लेमडा इज इक्वल टू 33/10। अब लेमडा इज इक्वल टू 33/10 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। देखते हैं कि हमें वही वाला इक्वेशन मिलता है कि नहीं जो इससे पहले वाले मेथड से हमने बनाया था। चलिए इरेज करता हूं इसको। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। Therefore, the required equation is, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 + 3 × 33/10 -3 - 4 × 33/10 y, ये x + 4 - 5 × 33/10 इज इक्वल टू 0। 5 से 2 बार में ये कट गया, काट दीजिए इसको। ठीक है, काटने की जरूरत कोई थी नहीं, लेकिन फिर भी छोड़िए, हटाइए, काट दीजिए, क्या ही करना है। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 20 + 99/10 x -30 - 132 12 1 13/10 y, और यहां से ये कितना हो जाएगा हमारा? +8 - 33, तो 8 - 33/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 5, और यहाँ से हो जाएगा 2/2 नेगेटिव। तो ये कितना हो गया आपका? नेगेटिव साइन है तो इसको नेगेटिव साइन लिख दीजिए। -25/2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 99 और 20 119x -132 में से 30 गया तो कितना हुआ? 102, और माइनस पहले से है तो +102y, और 25 को, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना हमारा? 125 आ रहा था ना, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 33/10 है, 4 - 5 लेमडा है यहाँ पे, 5 को मैंने 33/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, यहाँ 10 है ना,
तो ये हो जाएगा 25 को 5 बार में करेंगे ना, ठीक तो है, 125 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन और जो पहले वाला मेथड का इससे इक्वेशन था सेम है। सो अब आपको पता चल गया कि ये वो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन के, जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है। और लेमडा क्या फुलफिल कर रहा है? लेमडा यहाँ पे वो वाला कंडीशन फुलफिल करवा रहा है जो कि आपसे कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, जो दोनों गिवन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है किसी तीसरे लाइन के, तो वो जो परपेंडिकुलर है किसी तीसरे लाइन के, उसी कंडीशन को ये लेमडा हमें फाइंड करके दे रहा है। सो दैट इज वाई दिस लेमडा। तो ये दूसरा तरीका है उस तरह के इक्वेशन को फाइंड करने का, ठीक है। और ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर केस में आप पाएंगे कि दिस इज गोइंग टू बी इजियर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आपको दोनों याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइन जो एक्सटर्नल और इंटरनल बाइसेक्टर्स बनाता है, उन दोनों बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट ये इक्वेशंस होने वाला है क्योंकि आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी ये है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो कुछ तो आप मेरे से दोबारा पूछिए, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।